सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई जो जयशंकर प्रसाद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनका एक काव्यांश आंसू जो एक उनका गीति काव्य है जिसको खंड काव्य भी कहा जाता है, प्रगीतात्मक रचना भी कहा जाता है, जो इनका एक 1925 में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग जो है द्वितीय संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ, जिसमें लगभग 190 छंद हैं। आंसू गीति काव्य, खंड काव्य, प्रगीतात्मक रचना, अलग अलग विद्वान इसको मानते हैं। इसमें प्रेम विरह का उच्छ्वासपूर्ण वर्णन है। इसमें यद्यपि लौकिक प्रेम का ही वर्णन है, तथापि प्रसाद ने विरह व्यथा का इतना विस्तार किया है कि हमें इसमें आध्यात्मिक प्रेम के संकेत भी मिलते हैं। आंसू की उक्तियाँ इतनी मार्मिक और सजीव है कि हमें विश्वास करना पड़ता है कि इनका उत्स तो लौकिक प्रणय है। आंसू एक मुक्तक रचना है, किंतु प्रत्येक रचना के प्रत्येक छंद में वर्णित अनुभूतियों में क्रमिकता भी दिखाई पड़ती है। मुक्तक रचना जैसे दोहे है बियारी के, अलग अलग कोई कहानी नहीं होती है, वो मुक्तक है। जिसमें पूर्वा पर संबंध नहीं होता वो मुक्तक है। लेकिन कहीं कहीं आंसू ग्रंथ में, इस रचना में क्रमिकता भी दिखाई पड़ती है। कवि के मन में दीर्घ काल से विरह की पीड़ा विद्यमान थी। वह पीड़ा इतनी तीव्र उठी कि अनायास ही आंसुओं के रूप में प्रकट हुई और विरह का सरस तथा मार्मिक चित्रण इस रचना में पाया जाता है और इस कृति का नाम उन्होंने आंसू ही रख दिया। एक प्रेमानुभूति सर्वाधिक लोकप्रिय है ये इनकी रचना। छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना भी कह सकते हैं, जिसमें विरहानुभूति है, विरवेदना का काव्य है, प्रेमानुभूति है। आंसू की हर बूंद में कवि चेतना का सर्वस्व निचोड़ दिया है। प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, संयोग, वियोगकालीन टीस, मर्मांतक पीड़ा, संकल्पनात्मक अनुभूति तथा दार्शनिक चिंतन के समन्वय का योग है आंसू। विरह वेदना का मार्मिक अभिव्यंजन है आंसू। प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति है आंसू। और हम जब पढ़ते हैं इसको तो इसमें भावार्थ या भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष अनुभूति पक्ष, संवेदना पक्ष, कला पक्ष या शिल्प पक्ष, दो रूपों में इसका काव्य सौंदर्य हम पढ़ते हैं। आपके भी जो इसकी व्याख्याएं आएगी वो इसी प्रकार भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत बांट कर करनी होती हैं। मैंने पहले भी कुछ व्याख्याएं डाली हैं। उसमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। विशेष में उसकी विशेषताएं और कला पक्ष की बात करते हैं, व्याख्या में उसके भावार्थ भाव पक्ष की बात करते हैं, और संदर्भ में वो कहाँ से ली गई हैं वह बात करते हैं, और प्रसंग में उस काव्यांश जो आपके प्रश्न पत्र में दिया गया उसमें क्या होता है, क्या लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं इस कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की, इसी हृदय में नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। वाडब ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। तो इस प्रकार ये काफ़ी जो आपके उसके काव्यांश जो आंसू के काफ़ी छंद दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम, हम क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपको बता दें कि ये जो 14 मात्राएं हैं, इसमें मात्राएं छंद की गिनी जाती है, छंद विधान भी होता है, जो गेयता और तुकांतता, ये हमें कला पक्ष की बातें हैं। लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें 14 मात्राओं का जो छंद है उसको आनंद छंद या आंसू छंद बाद में कह लिया गया, क्योंकि आंसू में प्रसाद ने एक नवीन प्रयोग किया था। और इसमें कई अलंकार हैं, खड़ी बोली हिंदी जो भाषा है, तत्सम प्रधान भाषा है, इसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा जिसको कह सकते हैं,
और ये ध्यान रखने योग्य है। माधुर्य गुण है, लाक्षणिक लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है इसमें, क्योंकि एक विरह काव्य है, यह विरह गीति काव्य है। तो यह वियोग रस से सुसज्जित या सिक्त कह सकते हैं, वियोग श्रृंगार रस से की कृति है, क्योंकि नायक को पुरानी स्मृतियां आ रही हैं। इसमें विरह वेदना का अनुभूतिमय चित्रण किया गया है, प्रेमानुभूति और विरह वेदना शुरुआती स्मृतियों से होती हैं। तो यह स्वाभाविक है कि कभी प्रसाद भी किसी से प्रेम किया करते थे और वो स्मृति आज उनको आ रही है वियोगात्मक दशा में, विप्रलंब जिसको कह सकते हैं। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ की। तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद कृत आंसू खंड काव्य या गीति काव्य कह सकते हैं के प्रारंभिक भाग से उद्धृत हैं और आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आपके पुस्तक का नाम आधुनिक काव्य संग्रह, और इसमें प्रसंग में हम बात करेंगे। तो इसमें प्रसाद ने प्रेमानुभूति वियोगात्मक दशा को, वो स्मृतियों की बात कर रहे हैं जो कभी अपनी प्रेमिका के साथ रहे थे। व्याख्या देखेंगे। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। बहुत इसमें कलात्मक जो छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, इसमें माधुर्य है, जिसमें प्रकृति चित्रण भी है। प्रकृति भी प्रसाद के आंसुओं के साथ आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ मानवीकरण है। ये जो छायावाद की जो विशेषता है, सभी विशेषताएं इस आंसू में आ जाती हैं। बस गई एक बस्ती के समान, स्मृतियों की बस्ती इस हृदय में बस गई है, और ऐसा लगता है जैसे नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, इस नीले आकाश में ऐसा लगता है कि जैसे नक्षत्र लोक, तारों का लोक फैला हुआ। इस प्रकार इस हृदय में ये मानो जनो ऐसे शब्द आते हैं या ऐसा भावार्थ आता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में अलंकार साथ साथ में आपको बताता जाता हूँ कि कौन कौन से अलंकारों का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो सब विदित हैं, आपको भी पता है, हर कहीं मिल जाता है। जैसे नील निलय में अनुप्रास अलंकार है, दो जो वर्ण है न ये साथ साथ प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास है। इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। हम चिन्ह 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 पढ़ते, ये चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। ये सब स्फुलिंग है। स्फुलिंग का मतलब होता है चिंगारियाँ। ये चिंगारियाँ हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, वो स्मृतियाँ जो आ रही है प्रसाद को अपने उस प्रेमिका की या अपने प्रेम की, अपने प्यार की। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। अब ये जो ज्वालामयी जलन और वह चिंगारियां, यह प्रेम की तीव्रता को, विरह वेदना की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं ये शब्द। और ज्वालामयी जलन की बात करते हैं, ज्वाला के समान जलन हो रही उस हृदय में। जो स्मृतियां हैं, नीले आकाश में जिस प्रकार नक्षत्र लोक हैं, वैसे ही यहाँ विराजित है। और केवल उसके चिन्ह क्या है, उस महामिलन के चिन्ह रह गए हैं। वह महामिलन हो सकता है, संपूर्ण नहीं हुआ। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला कैसी होती है, ठंडी ज्वाला कैसी होती है, नहीं होती है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ विरोध दिखाई देता है मगर विरोध होता नहीं है। विरोध
कब नहीं होता है, जब उस पंक्ति को हम समझ जाते हैं, तब हमें लगता है कि ये विरोधाभास विरोध नहीं है, पर वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ शीतल ज्वाला लाक्षणिक विरोधाभास का उदाहरण है। विरह की व्यथा ही ज्वाला है, उसे शीतल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मूक वेदना है और उसमें प्रेम पात्र की मधुर स्मृति भी सम्मिलित है। ये मूक वेदना है, चुप वेदना है, इसलिए शीतल ज्वाला है। जल रही है शीतलता के साथ, चुप है, खामोश। ईंधन होता दृग जल का, और ये दृग जल, दृग यानी आंखें, जल उसके आंसू, आंसू ही इस ज्वाला को ईंधन दे रहे हैं, जला रहे हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, और ये जो सांसें हैं अब व्यर्थ लगती हैं नायक को, या कह सकते हैं प्रसाद को, नायिका के अभाव में। चल चल कर करती है काम अनिल का, अनिल यानी हवा। ये जो सांसें हैं हवा का काम करती हैं। किसी आग को जलाने के लिए ईंधन और हवा आवश्यक होती है। तो ईंधन तो जो है वो आँखों का आंसू है, और ये जो हवा है वो ये सांसें हैं जो झोंकने की तरह चल चल कर उस शीतल ज्वाला को और अधिक बढ़ा रही है। और चल चल बार बार कोई भी शब्द प्रयुक्त होता है वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बार बार यह भी बताने की आवश्यकता नहीं, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है। बाडव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। बाडव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बाडव ज्वाला, यहाँ बाडव ज्वाला से तात्पर्य है, बाडव यानी समुद्र होता है, और उसकी ज्वाला उसकी अग्नि, समुद्र की अग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र के गर्भ में जो आग लगती है, जो लहरें उठती है, या जब ज्वालामुखी फूटते हैं, तो वैसी ही आग बाड़व ज्वाला। एक दावाग्नि होती है, एक बाड़वाग्नि होती है। बाड़वाग्नि यानी समुद्र की आग, दावाग्नि यानी जंगल की आग, दाव को जंगल कहते हैं। बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्रेम रूपी सिंधु सागर के तल में वह समुद्र की जो आग उसकी है वो सोती थी, लगती थी, और प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। वो ही प्रणय सिंधु ये हृदय है, उस स्मृतियों की आग जो है, वो यादें, और ये जो हृदय में लगने वाली प्रेम रूपी समुद्र के तल में भी व्यथा रूपी ज्वाला जलती रहती है। उसी प्रकार हृदय में भी वो व्यथा, वो दुख, वो ज्वाला जलती रहती है। और प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, और वो रूप देखने के लिए मछली सी आंखें तड़प रही थी। जल में थी फिर भी तड़प रही थी, विकल थी, व्याकुल थी, प्यासी मछली सी। यहाँ मछली सी सासी उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ। प्रणय सिंधु में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो वो व्याकुल थी, पानी में थी फिर भी व्याकुल थी। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती टूटी। प्रेम रूपी समुद्र में जब व्यथा रूपी आग जलती है और उसके बुलबुले फूटते हैं, तब क्या होता है? आकाश में नक्षत्रों की माला बिखर पड़ती है, टूट पड़ती है, और नभ मुक्त कुंतला, मानो भूमि के आकाश रूपी कुंतल या केश पाश मुक्त हो गए हो। या अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धरती का श्रृंगार
छिन गया हो। यहाँ लक्षणा के माध्यम से बात की गई है कि बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। नभमुक्त कुंतला, जैसे उसके बाल ही नहीं है, जो आकाश रूपी बाल थे उसके, वो अब जैसे नहीं रहे, क्योंकि जब प्रेम रूपी समुद्र में दुख रूपी ज्वाला जलने से उसके बुलबुले फूटे और नक्षत्र मालिका भी आकाश से हट गई, तब जो धरती कुंतल विहीन हो गई और लुटी हुई दिखाई देती थी, वैसे ही यही हृदय की हालत टूटी हुई दिखाई दे रही है। अब इस आंसू शीर्षक से ही पता चल जाता है कि ये पीड़ा का काव्य है, दुख का काव्य है, विरह का काव्य है, और ये प्रेम का काव्य है। ये भी बात है इसमें, प्रेमानुभूति है इसमें। अब भाव पक्ष की बात हमने की, कला पक्ष की भी मैंने साथ साथ बात की है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान शब्दावली या संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। जितना ही हम अच्छे शब्दों का लेखन में प्रयोग करेंगे, उतना ही हमें अच्छे अंक दिलाएगा। ये भी ध्यान रखना है। केवल यह आंसू व्याख्या के लिए, सर्वप्रथम व्याख्या के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं। आंसू पे एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि काव्य, आंसू काव्य की विशेषताएं बताइए। मैंने इसकी एक पीडीएफ भी पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली है, पहले उसको पढ़ें, समझने का प्रयास करें। फिर जो यह वीडियो हम डाल रहे हैं लगातार इकाई वार क्रमशः जो डाल रहे हैं, पूरी इकाई करवाने का जो 5 इकाई हैं, आपके पाठ्यक्रम के भी वीडियो मैंने डाले हैं पहले, वो भी आप देख लें कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। फिर इन 5 इकाइयों का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे और संपूर्ण अध्ययन करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। अब जितना वीडियो से संभव हो पाता है, अब इस कोरोना काल में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब हम क्लासरूम में यह बात करेंगे। वर्तमान में जो हालात हैं उसके अनुसार ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आप पढ़ें। और मैं जब प्रश्न पत्र बना करके गूगल फॉर्म में भेजता हूँ, तो उसको क्लिक करके उसमें प्रश्न खुलेंगे, और प्रश्न खुलेंगे, आप उसको अब सद जो भी है हल करो, या लिखने के उत्तर है, वस्तुनिष्ठ है या लघुतरात में, उसको हल करें और फिर सबमिट करें, और अपना स्कोर भी देख सकते हैं उसमें कि कितने अंक मुझे प्राप्त हुए। तो ये हल करोगे, वीडियो देखोगे, फिर हल करोगे, तो अपने आप धीरे धीरे आपकी पढ़ाई होती रही। आपकी ये पढ़ाई चालू है, और ये जो प्रश्न पत्र हल करोगे उसके अंक हमारे पास आएंगे, हम विश्लेषण करेंगे, बाद में भी आपके काम आ सकते, हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा कोरोना अभी बंद न हो तो परीक्षा का में भी उपयोग आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। इस काव्यांश में या पंक्तियों में आंसू की हमने पढ़ा, तो ये हिंदी भाषा खड़ी बोली जिसको कहते हैं, हम जो उपयोग करते हैं उसको खड़ी बोली कहते हैं, बोलने में और लिखने में। प्रभाविक भाषा है, प्रांजल भाषा है। संस्कृत निष्ठ भी कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैंने बताया है, और इसमें कई अलंकार, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, काव्यलिंग है, विरोधाभास है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है का प्रयोग हुआ है। वाढ़व ज्वाला सोती थी, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वाढ़व ज्वाला क्या सोती है मनुष्य की तरह, यानी प्रकृति की कोई घटना का मनुष्य की तरह करते हुए दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। तो साथ साथ अलंकारों चलेंगे, मतलब जो कला पक्ष है उसका माधुर्य गुण है, ओज, प्रसाद, माधुर्य 3 गुण होते हैं, इसमें माधुर्य गुण है। और रस की बात करें तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। ये वैसे ये लौकिक प्रेम का काव्य है, परंतु कभी कभी अलौकिकता की ओर भी जाता है। तो इस प्रकार यह जो हमने बात की आंसू काव्य की, इस काव्यांश की, इसके आगे हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे, इसके
संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष की बात की, इसके भाव पक्ष, कला पक्ष की बात की, इसके काव्य सौंदर्य की बात की हमने। अगले वीडियो में इससे आगे हम कुछ जो छंद है प्रसाद के आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित, उसका अध्ययन करेंगे। आप इसे अच्छी तरीके से देखें, समझें और कुछ जो आपको मुख्य लगे उसको नोट करते जाए। धन्यवाद।